साल 2006 सर रतन टाटा ने सोचा क्यों ना वेस्ट बंगाल को भी इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। वेस्ट बंगाल के सिंगूर इलाके में टाटा ने 1000 एकड़ की जमीन ली और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार की मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल से कराने की प्लानिंग में जुट गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद सिंगूर के किसान इसका विरोध करने लगे। किसानों का कहना था कि यहाँ पर हम खेती करते हैं और ये जमीन टाटा को इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं दे सकते। तब बंगाल की ऑपोजिशन लीडर रही ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लीड कर रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ पर वायलेंस होने लगे। थक हार कर बैठे रतन टाटा सोच ही रहे थे कि तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया, वेलकम। ये मैसेज भेजने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने ही रतन टाटा को भेजा था। जिसके बाद टाटा ने अपने प्लांट को वेस्ट बंगाल के सिंगूर से गुजरात के साड़ंद में शिफ्ट कर दिया और वेस्ट बंगाल को इंडस्ट्रियलाइज करने का उनका सपना 1500 करोड़ के प्लांट के साथ ही बर्बाद हो गया। पर हैरानी की बात यह कि बंगाल के लोगों ने जिस जमीन के लिए इतना प्रोटेस्ट किया, आज वहां पर ठीक से खेती भी नहीं हो पा रही है, जबकि टाटा मोटर्स के साड़ंद प्लांट से 10 लाख कार्स बन चुकी हैं और लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी ये प्रोवाइड कर रहा है। और आज यहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जिसके बाद कई और कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, एनएसओ के एक डेटा के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल की ऐसी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स के चलते पिछले 7 सालों में 30 लाख से ज्यादा इनफॉर्मल जॉब्स को वेस्ट बंगाल ने खो दिया है। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 1960 से 61 में जो वेस्ट बंगाल देश की जीडीपी में 10.5% शेयर करता था, आज वो 5.6% पर आ गया है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट से 6th पोजीशन पर। 24% was Bengal's contribution to total industrial production of this country at the time of independence. Today, you want to know what that number is? 3.5. दोस्तों, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1947 में जिस वेस्ट बंगाल का नेशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शेयर 24% था, वो 2020 से 21 में 3.5% पर आ गया है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। पहले अंग्रेजों ने और फिर यहाँ की राजनीति ने वेस्ट बंगाल को इतना बर्बाद किया कि आज बंगाल के लोग चाहकर के भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, जहां से निकलने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी 2 बड़ी नदियां इस पूरे रीजन को फर्टाइल बनाती। दोस्तों, इसकी पोजीशनिंग ऐसी है कि बगैर इसके हम लैंड रूट से ईस्टर्न साइड नहीं जा सकते हैं। ये झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, बिहार और असम जैसे राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करने के साथ ही साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी अपनी सीमा को साझा करता है। ये बे ऑफ बंगाल को हिमालय से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट भी प्रोवाइड करता है और यही वजह है कि बंगाल शुरू से एक कॉमर्शियल हब रहा था। दोस्तों, आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी तक बंगाल का सिल्क और कॉटन दुनिया भर में फेमस था और तब इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 25% थी और इसीलिए हर रूलर चाहता था कि वो बंगाल को अपने कब्जे में ले ले। आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने भी इसीलिए भारत को कंट्रोल करने के लिए पहले वेस्ट बंगाल को चुना, लेकिन इससे इतना चूसा कि 1943 में यहाँ पर अकाल जैसी सिचुएशन आ गई और इससे 30 लाख लोग मारे गए। फिर 1947 में पार्टीशन के बाद बंगाल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिससे वेस्ट बंगाल की कई जूट मिल्स पाकिस्तान के हिस्से चली गई। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की इकॉनमी पर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ा, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल काफी रिच था। पर आजादी के बाद वेस्ट बंगाल में जो हुआ, आप उसको जानकर के शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, 1960s में गवर्नमेंट देश भर में रेलवेज को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रही थी, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल में भी फैक्ट्रीज लगाई गई और वेस्ट बंगाल के लोग जो पहले जूट मिल्स पर डिपेंडेंट थे, अब वो इंजीनियरिंग सेक्टर की ओर मुड़ने लगे। लेकिन इसी बीच भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़े, जिससे रेलवे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट घटने लगा और बंगाल की इकॉनमी का इंजीनियरिंग शिफ्ट भी बर्बाद हो गया। पर बंगाल की असली बर्बादी लेट 60s में तब हुई जब बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का उदय हुआ। चारू मजूमदार की लीडरशिप में सीपीआईएम ने बंगाल में वायलेंट मूवमेंट शुरू कर दिए। बंगाल में जितने भी अमीर और जमींदार लोग थे, सभी इनसिक्योर फील करने लगे और इंडस्ट्रीज को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, देखते देखते वेस्ट बंगाल की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे तरीके से बंद हो गई। ऐसे में वेस्ट बंगाल को जरूरत थी कि यहाँ पर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, पर खुद वेस्ट बंगाल के लोग भी बंगाल को एक सोशलिस्ट स्टेट के तौर पर देखने लगे थे। 1970 तक आते आते एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और इसका भी नुकसान वेस्ट बंगाल के उठाना पड़ा, क्योंकि 70s से 80s के दौरान करीब 60 से 80 लाख रेफ्यूजीज बांग्लादेश से भागकर भारत आते रहे और इसका भी बर्डन वेस्ट बंगाल की इकॉनमी को उठाना पड़ा। दोस्तों, इसी बीच 1977 में पहली बार सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। लोगों को उम्मीद थी कि नए मुख्यमंत्री ज्योति बसु वेस्ट बंगाल की ग्रोथ को सुपरफास्ट कर देंगे, जबकि हुआ इसके ठीक उलट। ज्योति बसु की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने सिर्फ स्मॉल फैक्ट्रीज को ही प्रमोट किया,
साथ ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म के दौरान ऑपरेशन बरगा शुरू कर दिया, जिसमें किसानों को छूट दी गई कि वो बड़े जमींदारों और अमीर किसानों की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ये मैसेज गया कि बंगाल में बड़े बिजनेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल है और किसी भी कंपनी ने वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। यह सिलसिला 1991 तक ऐसे ही चलता रहा, पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद वेस्ट बंगाल ने अपनी पॉलिसीज में कुछ सुधार किए, पर अभी वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को जिस ग्रोथ की जरूरत थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी, जिसकी एक मेन वजह यह भी थी कि वेस्ट बंगाल का कमजोर होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 70s तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट ना होने की वजह से वेस्ट बंगाल को अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम चलाना पड़ा। दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि बंगाल के पास इतना रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो पा रहा था कि वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट ये तय नहीं कर पा रही थी कि किस जमीन पर खेती करनी है और कहाँ पर इंडस्ट्री को लगाना है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम टाटा नैनो प्रोजेक्ट से समझ भी चुके हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी पावर में आई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज की जगह वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया और ये भी पूरे तरीके से फेल हो गया। 2012-13 से 2017-18 के दौरान जहां देश भर में ग्रोथ रेट 7.1% थी, तो बंगाल में सिर्फ 5% था। दोस्तों, अगर इसको साल 2015 के डेटा से समझें तो उस टाइम सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंगाल में ही था और ये बात हम सब जानते हैं कि जिस भी स्टेट की इकोनॉमी जितनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर डिपेंड करेगी उसकी ग्रोथ उतनी ही कम होगी। बंगाल के एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट की वजह से आप देखेंगे तो 80s तक बंगाल देश की मैन्युफैक्चरिंग में 12% कंट्रीब्यूट करता था, जो 2011 तक 4% पर आ गया। आज भी बंगाल के लोग फॉर्मल जॉब्स की जगह डेली वेज टाइप के कामों में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ आपको बेरोजगारों की संख्या भले कम दिखे पर यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी जैसे कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज यहाँ की करंट गवर्नमेंट भी फ्रीबीज के सहारे जनता को मूर्ख बना रही है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने बात एक्सेप्ट की थी कि यहाँ के एजुकेटेड यूथ्स बंगाल को छोड़ करके जा रहे हैं। 2020 तक टीएमसी पार्टी के मेंबर रहे शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी ने हेल्थ सेक्टर में करोड़ों का घोटाला किया है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर एंड विमेन सेफ्टी को पूरा देश आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस और संदेश खाली जैसे इंसिडेंट से समझ चुका है। साथ ही बांग्लादेश से भागकर आ रहे मुस्लिम्स को जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है कि न सिर्फ वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए बर्डन है बल्कि पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। दोस्तों, ऐसे में आज बंगाल को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इसको आगे ले जाए, ताकि स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट स्टेट को इस तरीके से रन किया जाए कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा ना आए, कोई भी देश हमारी डेमोग्राफी को चेंज ना करने पाए। जैसे एक जमाने में अंग्रेजों ने यहाँ के रिसोर्सेज से खुद को मजबूत किया, आज भी बंगाल में वो पोटेंशियल है कि वो अपने रिसोर्सेज से देश की इकोनॉमी को मजबूत करे और वेस्ट बंगाल का खोया हुआ गौरव फिर से वापस लौटे। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे वीडियोस अगर आपको वैल्यू मिलती है तो हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।